आईपीओ में पैसा डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए? दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू हम इस प्रश्न का जवाब लेने की कोशिश करेंगे, तो लास्ट तक ये वीडियो को देखिएगा जरूर। दोस्तों मेरा नाम है विवेक बजाज। मार्केट में हूं 15 साल से और समझ में आता है मार्केट में चलता क्या है। दोस्तों आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? आईपीओ का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, इनिशियल मतलब शुरुआती, पब्लिक मतलब पब्लिक इन लार्ज, और ऑफरिंग मतलब कंपनी कुछ ऑफर कर रही है जो पब्लिक सब्सक्राइब करना चाहती है। अगर आप तीनों को जोड़े तो क्या समझ में आता है कि कंपनी मार्केट में पहली बार आई है और अपना शेयर ऑफर कर रही है, और जिसको जिसको उस शेयर को सब्सक्राइब करना है वो सब्सक्राइब कर ले, वो पब्लिक के लिए अवेलेबल है। दोस्तों ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और मैं कहूंगा कि इंडिया के अंदर में आईपीओ मार्केट ने एक जबरदस्त रेवोल्यूशन क्रिएट किया है, क्योंकि इतने बड़े बड़े बिजनेसेस आज बन पाए क्योंकि वो आईपीओ लेके आ पाए थे। दोस्तों ये बात समझने के लिए ना अपने को कंपनी का कैपिटल साइकिल को समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं कि कंपनी टिपिकली किस किस दौर से गुजरती है और कब कब क्या कैपिटल रेज करती है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन होने वाला, दोस्तों ध्यान दीजिएगा इसमें। तो जब कोई एंटरप्रेन्योर, जब कोई बिजनेसमैन किसी भी बिजनेस को चालू करने का सोचता है, तो सबसे पहले क्या आता है? आइडिया। आइडिया आया, अब उस आइडिया पे वो सोचता है। देखिए दोस्तों, एक आइडिया तो आती नहीं है, 10 आइडिया, 15 आइडिया, 20 आइडिया आने के बाद में कहीं ना कहीं एक हिम्मत बनती है कि चलो यार इस आइडिया पे वर्क करना चालू करें। तो पहला सोर्स ऑफ कैपिटल जब आदमी चालू करता है, काम सोचता है कि मैं करूं, पहला सोर्स ऑफ कैपिटल क्या है? खुद का वॉलेट, खुद का सेविंग, खुद के पैसे। खुद के पॉकेट में कितने होंगे? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए होंगे, जिससे वो उस आइडिया पे काम करना चालू करता है। और काम करते करते वो एक प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप स्टेज में पहुंच जाता है। तो पहला स्टेज खुद का पैसा, खुद का सेविंग्स, और कहां पहुंचे? प्रोडक्ट प्रोटोटाइप स्टेज पे पहुंच गए कि अब आप लोगों को दिखा पा रहे हैं कि देखिए ये मेरा प्रोडक्ट है और क्या आपको इस प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है। पहला स्टेज क्रॉस होने के बाद अब आपको दूसरा स्टेज में आना पड़ता है, जहां पर आपको उस प्रोडक्ट प्रोटोटाइप को रियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है और कुछ लोगों को वो प्रोडक्ट दिखाना है कि देखिए क्या ये प्रोडक्ट आपके किसी यूटिलिटी वैल्यू का है। तो प्रोडक्ट प्रोटोटाइप से प्रोडक्ट स्टेज में अगर आप किसी कंपनी को लेके जाना चाहते हैं तो आपको और पैसे चाहिए। वो पैसा कौन देता है? फिर आप दोस्तों को अप्रोच करते हैं, फिर आप फैमिली मेंबर को अप्रोच करते हैं, फिर आप शायद अपने ससुर जी को अप्रोच करते हैं कि भाई मैं कैपेबल हूं और मेरा प्रोडक्ट प्रोटोटाइप रेडी है, अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ पैसे दें ताकि मैं उस प्रोडक्ट प्रोटोटाइप को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकूं। छोटा पैसा चाहिए, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप उन लोगों को रिवॉर्ड देते हैं, कंपनी के अंदर में शेयर इशू करते हैं जो लोग आपको उस स्टेज में सपोर्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला स्टेज हो गया, दूसरा स्टेज हो गया, तीसरा स्टेज आ गया जब आपका प्रोडक्ट रेडी है और जब आपने कुछ लोगों को वो प्रोडक्ट दिखा दिया है और लोग आपके प्रोडक्ट के लिए आपको पैसा देने के लिए रेडी है। दोस्तों ये स्टेज वो स्टेज है जहां आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है कि आपने मेहनत इतना टाइम किया, इतने पैसे लगा दिए खुद के भी और अपने फैमिली मेंबर्स के भी, और अब वो प्रोडक्ट रेडी है, कुछ लोगों ने ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब कर लिया है, और आप अप्रोच करते हैं कुछ ऐसे लोगों को जो आपके काम से बहुत कन्विंस्ड है। वो शायद आपके फैमिली मेंबर नहीं है, वो कुछ ऐसे लोग हैं मार्केट में, कुछ ऐसे लोग हैं सोसाइटी में जो आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके काम से बहुत बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। जैसे मेरे जीवन में रमेश दमानी जी आए, उन्होंने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, उनको मेरा काम अच्छा लगा और उन्होंने मेरी बिजनेस पे इन्वेस्ट किया। ये जो तीसरा स्टेज है इसको हम कहते हैं एंजल स्टेज या सीड कैपिटल लेवल बोलते हैं, जहां पर कुछ ऐसे एंजल आपके जीवन में आते हैं जो आपके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में ले जाने के लिए कमिटमेंट करते हैं। कमिटमेंट पैसे का, कमिटमेंट समय का। तो तीसरा स्टेज, तो दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज तक तो बिजनेस का बेस बिल्डिंग है, वो नींव रखी जा रही है, और जो लोग आपको इन स्टेज में पैसा दे रहे हैं वो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके बिजनेस को आपके लिए सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपका प्रोडक्ट रेडी हो गया, जब माल बिक रहा है, सेल्स हो रहा है,
तब आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है, क्योंकि ये सेल्स लोकल लेवल पे अच्छा चल रहा है, बेसिक सेल हो रहा है। बट अब आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट तो अच्छा है, लोगों को लग रहा है, वैल्यू मिल रहा है, तो आप इस प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट लेवल पे अगेन ले जाने के लिए नेक्स्ट लेवल का कैपिटल चाहिए, तो आप किसको अप्रोच करेंगे? एंजल स्टेज के बाद में कैपिटल मिलता है किससे? वीसी से, वेंचर कैपिटलिस्ट। वीसी जिनका रोल है कि वो रिस्की बिजनेस प्रोपोजिशन में पैसा लगाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 100 में से 10 ही सक्सीड करेंगे, 90 जो है वो फेल कर जाएंगे। तो वीसी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर आपको ग्रोथ स्टेज में जाना है, प्रोडक्ट को अगर ग्रोथ स्टेज में लेके जाना है, तो वीसी का बहुत बड़ा रोल होता है। वो कुछ कैपिटल डालते हैं और कंपनी में स्टेक भी लेते हैं। वीसी का पैसा आ गया, आपने सेल्स ग्रोथ दिखाया, आपने जबरदस्त ग्रोथ कर लिया, अब आपका बिजनेस सेट हो गया है और कमाने के लिए रेडी है। वीसी स्टेज तक टिपिकली आप कमाते नहीं हैं, आप ग्रोथ पे फोकस करते हैं, मतलब कमाई के ऊपर वाले एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस करते हैं। बट जब आपका एक स्टेज आ जाता है, जब आप बिजनेस में कमाने के लिए रेडी हैं और अब आपको और कैपिटल चाहिए ताकि आप कमाई को और बढ़ा सकें, तब आपका स्टेज आ जाता है प्राइवेट इक्विटी स्टेज। ये हो गया बड़ा कैपिटल जुगाड़ने का तरीका, और ऐसे कई प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जो बिजनेसेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए बड़ा कैपिटल देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा ये 1, 2, 3, 4, 5, ये पांचों स्टेज के अंदर में हर स्टेज पे अलग अलग कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर आ रहे हैं, आपके साथ जुड़ रहे हैं और आपको अलग अलग लेवल पे लेके जाने में मदद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये इन्वेस्टर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये क्यों आपको सपोर्ट कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो पैसा बनाना चाहते हैं। अगर वो 1 रुपया आपको दे रहे हैं तो उस 1 रुपया को वो 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया होते देखना चाहते हैं, इसीलिए वो आपको पैसा दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये सारे इन्वेस्टर्स को एग्जिट चाहिए, इनको एग्जिट चाहिए, क्योंकि इनका शेयर अगर कोई और खरीदेगा नहीं ऊपर के भाव पे, तो इनको एग्जिट कैसे मिलेगा? तो कौन खरीद सकता है? या तो कोई एग्जिस्टिंग बड़ा प्लेयर मार्केट में जो आपके काम से बहुत खुश है और आपके बिजनेस को पूरा खरीद लेना चाहता है, जिसको स्ट्रेटेजिक बाय आउट बोलते हैं, तो ये सारे इन्वेस्टर्स उनको दे देंगे अपना शेयर होल्डिंग, और जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर है वो पूरा कंपनी को अपनी कंपनी का साथ मर्ज कर देगा और खरीद लेगा। दूसरा ऑप्शन है जो है आईपीओ। आईपीओ में जब शेयर्स पब्लिक को ऑफर किया जाता है, तो ये सारे इन्वेस्टर्स भी थोड़ा थोड़ा या पूरा अपना शेयर बेच पाएंगे और अपना इन्वेस्टमेंट पे वैल्यू रियलाइज कर पाएंगे। तो दोस्तों आपने आप प्रोसेस पूरा समझा, कैसे एक आइडिया स्टेज से लेके एक कंपनी आईपीओ तक आती है, और कैसे एक एक स्टेज पे जो जो लोगों ने कंपनी को सपोर्ट किया है उनका वैल्यू अनलॉकिंग होता है। तो आईपीओ एक माध्यम है जिससे कंपनी अपना वैल्यू अनलॉक करती है। अब ये जब आईपीओ की बात हो ही गई है, तो देखिए 2 ऑब्जेक्टिव हो सकती है कंपनी का। पहला ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स लोग को एग्जिट दिलाना, और दूसरा ऑप्शन पैसे और लेना मार्केट से ताकि मैं ग्रोथ फेज में जा सकूं। तो इसका मतलब जब आप किसी भी आईपीओ को इवैल्यूएट कर रहे हैं, आप उस आईपीओ का ऑब्जेक्टिव को जरूर समझें कि क्या वो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के एग्जिट के लिए आईपीओ, या पैसा जो मिलेगा वो पैसा ग्रोथ के लिए यूज होगा कंपनी के अंदर में, ताकि फ्यूचर और कंपनी बेटर काम कर सके, या हो सकता है मिक्स भी हो। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि पर्पस क्या है आईपीओ का, और क्या वो सही पर्पस के लिए पैसा रेज हो रहा है। इसमें कोई खराबी नहीं है अगर एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर एग्जिट करते हैं तो, बिकॉज कई बार कई ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनका मैंडेट होता है कि आप इतने टाइम तक ही इन्वेस्टेड रहेंगे, उसके बाद आपको एग्जिट करना ही पड़ेगा। तो कोई खराबी नहीं है, लेकिन मेरा मानना है जितना पैसा बिजनेस में जाएगा और फ्यूचर ग्रोथ के लिए यूज होगा, उतना एक्चुअली कंपनी के लिए बेटर रहेगा। तो दोस्तों आप ये जरूर समझिएगा किसी भी आईपीओ को सब्सक्राइब करने के पहले कि पैसा किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, और अगर इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं तो कौन से कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हैं। दूसरा एस्पेक्ट समझना जरूरी है कि ये आईपीओ जिस कंपनी का आ रहा है वो कंपनी किस सेक्टर को बिलोंग करती है। क्या वो ग्रोथ सेक्टर को बिलोंग कर रही है या वो सिक्लिकल सेक्टर को बिलोंग कर रही है।
अगर वो ग्रोथ सेक्टर को बिलोंग कर रही है तो आपको फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी ज्यादा नजर आ सकती है। अगर वो सिक्लिकल को बिलोंग कर रही है तब शायद आप ये देखना चाहेंगे कि क्या सिमिलर सिक्लिकल सेक्टर में कोई और स्टॉक ऑलरेडी लिस्टेड है जो सस्ता अवेलेबल है। मैं चाहूंगा कि मैं सस्ता लिस्टेड स्टॉक को लूं रादर देन आईपीओ के अंदर में पैसा डालूं। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि बिजनेस किस तरह का है और वो फ्यूचर में किस तरह जा सकता है। तीसरी बात जो कि कोई भी एक नॉर्मल कंपनी को भी आप इवैल्यूएट करेंगे वो है कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा हिस्टोरिकली और आने वाले दिनों में कंपनी का मैनेजमेंट किस तरह का ग्रोथ का बात कर रहा है। अगर आप ये सारी बातों को सुनेंगे, समझेंगे और परखेंगे तभी आप उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। दोस्तों ये तीसरा स्टेज आईपीओ हो या नॉन आईपीओ, ये तीसरा स्टेज तो आपको वैसे भी करना है चाहे वो कंपनी लिस्टेड है या लिस्टेड नहीं है। किसी भी कंपनी को तीसरे स्टेज पे इवैल्यूएट करने के लिए जो पैरामीटर है जिसको टिपिकली हम लोग पीई बोलते हैं, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी रिकॉर्ड किया था, आप पीई के हिसाब से कंपनी को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि क्या वो कंपनी सस्ती है या कंपनी महंगी है विज़ अदर प्लेयर्स इन द मार्केट। तो मैं दोस्तों वापस से रिवाइज करता हूं। पहला, कंपनी आईपीओ क्यों लेके आ रही है। दूसरा, किस सेक्टर को बिलोंग करती है और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है। तीसरा, क्या कंपनी सस्ती है या महंगी है और क्या इसका वैल्यूएशन बेंचमार्क है, इसका पीई क्या है। ये तीनों को आप अगर प्रॉपर्ली इवैल्यूएट करेंगे तब आप खुद एक जजमेंट बना पाएंगे कि मुझे इस कंपनी का आईपीओ में पैसा डालना है कि नहीं डालना है। लेकिन दोस्तों एक बात मैं लास्ट में जाते जाते बोल देता हूं कि आईपीओ भी शेयर बाजार की तरह लिक्विडिटी ड्रिवन ज्यादा होता है। तेजी का बाजार में आईपीओ आते हैं और आप देखिए तेजी के बाजार में हमेशा महंगे आईपीओ आते हैं और मंदी के बाजार में आप देखेंगे नहीं आईपीओ आते हैं। तो हमेशा हम देखेंगे कि लिक्विडिटी ड्राइव करता है आईपीओ को। तो जब तक तेजी है आईपीओस भी परफॉर्म करते रहेंगे। अगर मार्केट खड़ा हो जाएगा या मंदी की तरफ जाएगा तो आईपीओ अंडर परफॉर्म करने लगेंगे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आईपीओ इन्वेस्टमेंट और एक नॉर्मल स्टॉक इन्वेस्टमेंट में देखा जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। अब इस तरीके को आप फॉलो कीजिए, इससे आप डेफिनेटली एक बेटर आईपीओ इन्वेस्टर के रूप में इमर्ज हो पाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरा कार्य को शेयर करते रहिए और मुझे मोटिवेट करते रहिए। धन्यवाद।